Hello students, a warm welcome to our session. Today we will discuss about current affairs of अगस्त वीक 1. आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अगस्त वीक 1 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बात करने वाले हैं. तो अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और जो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा उसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट न्यूज के साथ. और हमारा फर्स्ट न्यूज क्या आता है, ठीक है, देखिएगा. द फर्स्ट न्यूज इज दैट इंडिया विल होस्ट द डिप्लोमेट्स ऑफ 15 नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. आप सभी को पता है एक यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. इसके अंदर टोटल 15 नेशन आते हैं. 15 नेशन में से जो 5 होते हैं, 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, 5 परमानेंट कंट्रीज हैं और 10 की बात कर लेते हैं, 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं. ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर हो गए, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हो गए. और जो नॉन परमानेंट मेंबर है, इंडिया अभी हाल ही में 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर लास्ट ईयर बना था. तो अब दिसंबर में इंडिया की ड्यूरेशन कंप्लीट हो रही है. ठीक है, तो अभी तो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है. दिसंबर 2022 तक इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. ठीक है, इसकी ना एक मीटिंग है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग है जो काउंटर टेररिज्म के ऊपर है. देखो, और इसे होस्ट करने वाला है इंडिया. ये कब होस्ट करने वाला है? अक्टूबर 2022 में. तो यही हमारा न्यूज है. इंडिया विल होस्ट diplomat of 15 nation United Nations Security Council including US, China, Russia for counter terrorism committee special meeting in October 2022. अक्टूबर 2022 में इंडिया के अंदर ये मीटिंग होनी है जो काउंटर टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए है. ठीक है, इसके ऊपर बातें होंगी, इसके ऊपर कि भाई कैसे टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है. याद रखने वाला पॉइंट है, इंडिया इस मीटिंग को होस्ट करेगा बस. ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले न्यूज की और अगला न्यूज हमारा क्या आता है. इंडिया के अंदर 75,000 स्टार्टअप जो हैं वो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. ये डाटा अभी हाल ही में रिलीज किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. जो ये हमारा DPIIT है ना, इसने अभी हाल ही में डाटा रिलीज किया है. और अकॉर्डिंग टू दैट डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. ठीक है, और ऐसा 75,000 क्यों? मोदी जी ने ये पहले ही कह दिया था कि जब हम मनाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव. यू आर वेरी वेल नोन अबाउट दैट. आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर हो गए. ठीक है, पहले भी मैंने क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए तो आजादी का अमृत महोत्सव आ चुका था. तो आजादी के अमृत महोत्सव जो अभी 75 ईयर इंडिया को कंप्लीट हुए हैं और 75,000 स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो चुका है. 75,000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है इंडिया ने. बहुत बड़ी उपलब्धि है. 75,000 स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज हो चुके हैं. और स्टार्टअप के बारे में क्या जानते हो तुम? याद है ना, स्टार्टअप डे 16 जनवरी. दूसरा क्या पता है कि हमारे देश में अगर कोई भी स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब उनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है, यूनिकॉर्न, $10 बिलियन से ज्यादा है, डेकाकॉर्न, $100 बिलियन से ज्यादा है, तो उनको हेक्टोकॉन स्टार्टअप्स कहते हैं. पता है ना, इंडिया में यूनिकॉर्न अप्रोक्सीमेटली आज की डेट तक तो 108 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं, 107-8 बन चुके हैं. और डेकाकॉर्न तो 4 ही हैं. एक फ्लिपकार्ट हो गया, एक नायका हो गया, और फ्लिपकार्ट हो गया, नायका हो गया, बायजूस हो गया और एक और भी तो है, स्विगी, जो अभी बना था. ठीक है, 4 डेकाकॉर्न है और हेक्टोकॉन इंडिया में तो एक भी नहीं है. ये तो मैंने बताया हुआ ना, यूनिकॉर्न तो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं. डेकाकॉर्न 4 हैं और हेक्टोकॉन इंडिया में एक भी नहीं है. चलो, और स्टार्टअप डे तुम्हें बताया, अभी अभी बताया, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है. ठीक है, चलो
एयरपोर्ट की बात चल रही है। अगला जो न्यूज आता है वो एयरपोर्ट से रिलेट करता हुआ, क्या न्यूज है? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में जो अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, प्रीवियस क्लास में बताया था ना ग्रीनफील्ड क्या होता है। ग्रीनफील्ड अगर कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है ग्रीनफील्ड, और अगर पहले है उसके अंदर और इंप्रूवमेंट की जा रही है, उसको और मॉडर्न किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है, तो उसको ब्राउनफील्ड बोलते हैं। यही होता है, ठीक है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम अभी हाल ही में किनके नाम पर रखा जा रहा है, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज नेम्ड द अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन द स्टेट कैपिटल as Donyi Polo Airport, the airport which has been built under the Central Capital Connectivity Scheme at a cost of 645 करोड़। कहां पर बनाया जा रहा है? पता चल गया आप लोगों को, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे बनाया जा रहा है। किस नाम से रखा गया है ये एयरपोर्ट? तो पता चल गया, दोनी पोलो एयरपोर्ट, दोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है। चलिएगा, तो आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्या आ सकता है? दोनी पोलो एयरपोर्ट इंडिया में कौन से स्टेट में बन रहा है? योर आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और भी एयरपोर्ट अभी न्यूज में चल रहे थे, अब एक एयरपोर्ट तो होगा नहीं जो न्यूज में चल रहा था। कौन कौन से थे? गोवा के अंदर मोपा एयरपोर्ट बन रहा है, मोपा एयरपोर्ट गोवा में, ठीक है सर। अरुणाचल प्रदेश में एक और एयरपोर्ट, होलोंगी एयरपोर्ट, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। नोएडा में कौन सा है? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ हिमाचल में बन रहा है नागचला एयरपोर्ट, हिमाचल प्रदेश के मंडी में नागचला एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे एयरपोर्ट अभी न्यूज में चल रहे थे। एक तो नागचला एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश, जेवर एयरपोर्ट नोएडा, होलोंगी अरुणाचल प्रदेश, मोपा गोवा, और दोनी पोलो ये भी अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ न्यूज में अभी एयरपोर्ट्स चल रहे थे, ठीक है। सारे के सारे इकट्ठे कर दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, नर्मदा रिवर पर ओमकारेश्वर डैम, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ये पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ये कह रहे हैं it will generate the 600 megawatt power by 2022-23। नेक्स्ट ईयर तक सोचा जा रहा है कि ये 600 मेगावाट का प्रोडक्शन कर लेगा। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के अंदर खंडवा में ओमकारेश्वर डैम, नर्मदा रिवर पर इसे बनाया जा रहा है, जिसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट होने वाली है 3000 करोड़, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अभी वो वाला याद है ना आपको, अभी इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, इंडिया का सबसे बड़ा 100 मेगावाट का कहां पर लगाया गया था? याद होगा ना, इंडिया का अभी 100 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वो लगाया गया था अभी अभी हाल ही में। कौन से प्लेस पर? ये लगाया गया था तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में से लगाया गया था। इसको लगाया किसने था? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये इंडिया का सबसे बड़ा अभी अभी इनोग्रेट हुआ था, एनटीपीसी ने लगाया था तेलंगाना में, ओके। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बन रहा है मध्य प्रदेश में। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट। इंडिया का सबसे बड़ा अभी तेलंगाना में 100 मेगावाट का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अभी बना नहीं है, बन रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलो, तो नेचुरली बात है ना, जब ये वर्ल्ड का है तो इन फ्यूचर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया का भी सबसे बड़ा हो जाएगा। इतनी तो कॉमन सेंस हमारे में है ही है, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट हमारा आता है ये, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया पोषका बालायम, ठीक है, पोषका बालायम स्कीम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन among children in the age group of 3 to 6 years। बच्चों के अंदर, सभी को पता है मॉल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं गरीब बच्चे।
रीजन, प्रॉपरली तरीके से डाइट नहीं मिल पाती है, डाइट नहीं मिल पाएगी तो इन फ्यूचर उनका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रह पाएगी। दैट्स द रीजन केरला गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया एक स्कीम जिसका नाम है पोषका बालायम। ठीक है, बालायम, ये जो स्कीम है इसका मेन मोटिव क्या है, बच्चों को न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करना। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, 125 मिलीलीटर मिल्क दिया जाएगा 2 दिन वीक में फॉर द 44 वीक्स। ठीक है, उसके साथ साथ एग, अंडे दिए जाएंगे। ठीक है, ट्वाइस इन अ वीक, 2 दिन में, ट्वाइस इन अ वीक, 2 बार एक वीक में। ठीक है, और ऐसा करने वाला इंडिया का पहला पहला स्टेट बना है जिन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, प्रोग्राम का नाम आपको पता चल गया। ठीक है, और किसने लॉन्च किया, केरला ने। केरला के बारे में क्या क्या पता तुम्हें, वो पुरानी बातें याद है, इंडिया के अंदर पहला स्टेट जिसने अपना खुद का इंटरनेट लॉन्च किया, क्या नाम था, के फोन। केरला ने लॉन्च किया था ना, फर्स्ट स्टेट जिसका खुद का इंटरनेट है, के फोन। और क्या था, इंडिया का पहला स्टेट जिसने अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, सी स्पेस उसका नाम था, वो भी केरला ही था। ठीक है, इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, वो भी केरला में बनी थी। ठीक है, वो केरला के बारे में सारी बातें याद होंगी। और यहाँ पर ना एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस टाइप का एक प्लान चलाया हुआ है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया अपना केरला का, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक प्लान चलाया हुआ है, पोषण मिशन, POSHAN, पोषण मिशन, जिसका मेन मोटिव ये है हमारे देश में बच्चों को न्यूट्रिशनल डाइट देना। पोषण स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, प्राइम मिनिस्टर ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, जिसका मेन मोटिव है। ठीक है, पोषण मिशन, याद रखिएगा, पोषण मिशन। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, केफोन आपको पता चल चुका है, दूसरा केरला का खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आपको पता चल चुका है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है, कर्नाटका एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर प्रभु सी चवन has adopted 31 cow in the governments and private goshalas, one in a, one in each district under the पुनियाकोटी दातु योजना, काओ एडॉप्शन योजना। अभी ना कर्नाटक ने एक बहुत बढ़िया सा प्लान चलाया है जिसमें क्या कर रहे हैं, ये जो मिनिस्टर्स है ना, काऊ को अडॉप्ट कर रहे हैं। काऊ को अडॉप्ट करने का मतलब पता है क्या है, जो भी गौशाला में काउज हैं, ठीक है, वो काउज की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ना उनका जितना भी खाने पीने पर खर्च है वो कोई ना कोई मिनिस्टर्स उठाएंगे, मतलब उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। काऊ को अडॉप्ट करने के लिए जो स्कीम बनाई, पुनियाकोटी दातु योजना, वो कर्नाटक की है। दैट इज सफिशिएंट, इतना आपको याद रखना है। पुनराकोटि धातु योजना कौन सी स्टेट की है, स्टेट का नाम है यहाँ पर कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। अब कर्नाटका की बात चल रही है तो कर्नाटका से रिलेटेड और बातें भी पता होनी चाहिए जो रिसेंट न्यूज में थी। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस पढ़ाया था ना, सेमिकॉन, सेमीकंडक्टर, सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई। कर्नाटक पहला ऐसा स्टेट बना जिन्होंने बोला कि वो अपने टोटल बजट का रिसर्च और डेवलपमेंट पर एटलीस्ट 0.1% खर्च करेंगे ही करेंगे, जो अपने पूरे स्टेट की जीडीपी का, स्टेट जीडीपी होता ना, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो स्टेट का जो जीडीपी है उसका 0.1% वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे, ऐसी डिक्लेरेशन देने वाला पहला स्टेट कर्नाटका ही बना था। ठीक है, फिर कर्नाटक के बारे में और क्या पॉइंट है, इंडिया का पहला पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कर्नाटक में बना है। ठीक है, तो ये बातें कर्नाटक के बारे में हो गई। दोबारा सुनो, कर्नाटक ने काउ एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है पुनियाकोटी दातु योजना। कर्नाटक के अंदर सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, कर्नाटक ने बोला स्टेट जीडीपी का 0.1% कर्नाटक खर्च करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट पर। और क्या प्लान है, कर्नाटक के अंदर बना इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, बार बार रिवाइज करवाता रहूंगा, याद है ना वो ट्रिक, मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ, बार बार इन पॉइंट्स को मैं रिवाइज कराता चलूंगा
ताकि आपके माइंड में ये चीजें सेट बैठती चली जाए। ओके, तो ये कर्नाटक के बारे में। अब ना कर्नाटक के बारे में पढ़ाते पढ़ाते मेरा एक मन किया आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताने का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इंडिया का पहला स्टेट जिन्होंने सेमीकॉन पॉलिसी को बनाया है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई, याद है? गुजरात था वो स्टेट। तो कंफ्यूज मत हो ना, सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस तो कर्नाटक में हुई, पहला स्टेट जिसने सेमीकॉन पॉलिसी बनाई वो गुजरात था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए बता दिया। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। अगला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पंचामृत योजना यूपी की है। इसमें इसका मेन मोटिव है फार्मर्स की इनकम को डबल करना। फार्मर्स की इनकम को डबल करना, फार्मर को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टेक्निकल प्रमोशन देना, फार्मर को नई नई चीजें सिखाना, कैसे वो नई नई क्रॉप्स को उगा सकते हैं, ये सारा मेन मोटिव इसका है। यूपी गवर्नमेंट ने चलाई पंचामृत योजना। कौन सी योजना है? पंचामृत योजना। ठीक है, यूपी की बात चल रही थी। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, इंडिया और वियतनाम के बीच में एक एक्सरसाइज हुई। एक्सरसाइजेस तो है ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया और वियतनाम के बीच में अभी एक्सरसाइज हुई चंडी मंदिर हरियाणा में। सभी को पता है चंडी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, चंडी मंदिर पंचकुला के अंदर पड़ता है। वहां पर हमारे देश के अंदर हुई इंडिया और वियतनाम के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज, जो 1 से लेकर 20 अगस्त तक चली है। ठीक है, इंडिया और वियतनाम के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक्सरसाइज का नाम क्या है? विनबेक्स। ठीक है, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज, वियतनाम इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक हो गई बात, विनबेक्स एक्सरसाइज। और वियतनाम के बारे में तुम्हें क्या क्या याद है? वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी डोंग है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले वर्ल्ड का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज वियतनाम में बना था। ठीक है, और एक और भी तो था, वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल, वो भी कहां पर था? वियतनाम में। याद आया? वर्ल्ड का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज वियतनाम, वर्ल्ड का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम। वियतनाम के साथ एक्सरसाइज हुई विनबेक्स चंडी मंदिर में। ठीक है, चलो पॉइंट पता चल गया। अगली एक्सरसाइज जो हुई हमारी किसके साथ? ओमान के साथ। ओमान के साथ इंडिया की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। एक होती है अल नाजहा। ठीक है, जो अभी अभी हाल ही में हुई राजस्थान के बीकानेर में, जो 1 to 13 अगस्त तक हुई। किसके साथ? ओमान के साथ। एक्सरसाइज का नाम क्या है? अल नाजहा। ठीक है, एक और एक्सरसाइज भी होती है, नजीम अल बहार। नजीम अल बहार, अल नाजहा, नजीम अल बहार और ईस्टर्न ब्रिज। ईस्टर्न ब्रिज, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज इंडिया की जो होती हैं वो ओमान के साथ होती हैं। अल नागहा, नजीम अल बहार और ईस्टर्न ब्रिज। अल नागहा, नजीम अल बहार, ईस्टर्न ब्रिज, तीनों की तीनों एक्सरसाइज इंडिया और किसके से बीच में होती हैं? ओमान के बीच में होती हैं। अभी रिसेंट कौन सी हुई? अल नाजहा। ठीक है, याद रखना कहां पर? बीकानेर राजस्थान में हुई है। ओके, तीनों एक्सरसाइजेस के नाम क्लियर हो गए। उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया पिच ब्लैक एक्सरसाइज में, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई। देखो ये ना स्पेशल पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है वो बायलैटरल नहीं है। अभी तक मैंने तुम्हें ये वियतनाम वाली पढ़ाई, बायलैटरल है, 2 ही देश पार्टिसिपेट करेंगे, इंडिया और वियतनाम। अल नागाहा ईस्टर्न ब्रिज नजीम अल बहार पढ़ाया, इसमें इंडिया और ओमान पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी बायलैटरल है, 2 देशों वाली। अब ये आई मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत सारे देशों के साथ ये अभी टोटल ना 17 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया पिच ब्लैक एक्सरसाइज। या ये कहां पर हुई? ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंडिया की नेवी भी गई थी। इंडिया की, सॉरी नेवी कह रहा हूं, एयरफोर्स। इंडिया की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया पिच ब्लैक एक्सरसाइज में, जो ऑस्ट्रेलिया में हुई। किसने? इंडिया की एयरफोर्स ने पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। टोटल 17 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया।
कहां पर हुई? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने इकट्ठे ही न्यूज कर दिए हैं जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस से थे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट की और हमारा अगला न्यूज क्या आता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला न्यूज जो है वो आता है हमारा ये स्पेसएक्स। स्पेसएक्स यूएसए के अंदर एक स्पेस एजेंसी है, एलन मस्क की, पता है ना। इन्होंने लॉन्च किया धानुरी, जो पहला पहला मून मिशन है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया का पहला पहला मून मिशन। देखो साउथ कोरिया वालों ने ना मून पर एक मिशन भेजा, वो किसकी हेल्प से भेजा? स्पेसएक्स की हेल्प से भेजा। उसका नाम क्या है उस मून मिशन का? धानुरी। दानुरी। तो ये आपको बस इतना सा याद रखना है, दानुरी किस देश का पहला मून मिशन है? साउथ कोरिया का। किसने भेजा है? स्पेसएक्स ने भेजा है। कौन से रॉकेट से भेजा है? फाल्कॉन, फाल्कॉन 9 रॉकेट से भेजा है। बस, पूरा पढ़ने का नीड ही नहीं है, ठीक है, पूरा पढ़ने का नीड नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। साउथ कोरिया ने लॉन्च किया अपना पहला मून मिशन, जिसका नाम क्या है? दानुरी। किसके थ्रू लॉन्च किया गया? स्पेसएक्स के थ्रू लॉन्च किया गया। स्पेस कौन से रॉकेट के थ्रू? फाल्कॉन 9 रॉकेट। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। और आपको वो तो पता है ना, स्पेस एजेंसी के नाम पढ़ा रखे हैं, जैसे इंडिया की, सर इंडिया की इसरो है ना, इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है, ISRO। जापान की जाक्सा है, रशिया की रॉसकॉस्मोस है, रशिया की रॉसकॉस्मोस है, इंडिया की इसरो, जापान की जाक्सा, रशिया की रॉसकॉस्मोस, चाइना की CNSA, चाइना की CNSA, ठीक है, ये आपको पता है। आगे बात करते हैं वेटलैंड एरियाज। सभी आप लोग ये जानते हैं इंडिया के अंदर रामसर साइट, वेटलैंड एरियाज प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। इंडिया में धीरे 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 करके रामसर साइट बढ़ती 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 कितनी हो चुकी है आज की डेट में? 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। यहाँ तो लिखा है 10 ऐड हुई, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है 10 रामसर साइट ऐड हुई है, लेकिन 10 के बाद 11 फिर ऐड हो गई, 10 के बाद 13 अगस्त को 11 फिर ऐड हो गई। आज की डेट में इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट हो चुकी है। होती क्या है रामसर साइट? वेटलैंड एरियाज। वेटलैंड एरिया को यहाँ पर जिसे डिक्लेयर कर दिया जाता है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डिक्लेयर कर देता है, इस वेटलैंड एरिया को रामसर साइट बना देता है। अब उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उस एरिया को प्रोटेक्ट करने की। इसके बारे में पूरा लेक्चर मैंने दिया हुआ आपको जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रामसर साइट पढ़ाए थे, है ना। होता क्या है रामसर साइट? रामसर नाम का एक कन्वेंशन हुआ था 1971 में, याद है ना, वो सारी बातें। बस इतना सा याद रखो, आज की डेट में 75 है, और रिसेंट में कौन कौन से ऐड हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये जो नंदा लेक है गोवा में, सतकोसिया ओडिशा में, अगर ये थोड़ा सा याद हो जाए तो इसको पढ़ना पड़ेगा, कौन सी लेटेस्ट रामसर साइट्स ऐड हुई हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की और अगला न्यूज हमारा आता है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट की एक स्कीम, नमस्ते। नमस्ते फॉर क्लीनिंग सीवर एंड सेप्टिक टैंक, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में, ऐसा ही होता है ना, जिसके लिए अभी एक IIT ने रोबोट भी बनाया था जो सीवरेज की सफाई करने के लिए था, ठीक है। और अभी उसी के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, नमस्ते स्कीम। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम अभी हाल ही में बनाया है, इसके थ्रू कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाएंगे जिससे सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कोई पर्सन अपनी जान ना गवाए, सीवरेजेस की सफाई के लिए कोई पर्सन अपनी जान ना गवाए। अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट को साइन करेंगे, कैसे सेप्टिक टैंक की सफाई बिना पर्सन के की जा सकती है, ये योजना है नमस्ते।
आपको सिर्फ याद रखना है नमस्ते योजना का मेन मोटिव क्या है? क्लीनिंग ऑफ सीवरेजेस एंड सेप्टिक टैंक्स। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। चलें फिर अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या आता है? लार्सन एंड टर्बो नाम की कंपनी आप लोगों ने सुन रखी है, ठीक है? अरे जिसने वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था ना, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा स्टैचू बनाया था, ठीक है? लार्सन एंड टर्बो ने एक एमओयू साइन किया है गुजरात की गवर्नमेंट के साथ, और उसके गुजरात की गवर्नमेंट के साथ ये एस्टेब्लिश करेंगे आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस पार्क इन वडोदरा। वडोदरा में लगाया जाएगा आईटी एनेबल्ड, ठीक है, सर्विस पार्क, जिसके लिए लार्सन एंड टर्बो ने एग्रीमेंट साइन किया है गुजरात के साथ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ठीक है? कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ठीक है? गुजरात के बारे में बातें चल रही हैं, सभी को पता है गति शक्ति यूनिवर्सिटी बनी है गुजरात में, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, जिसमें रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, इनसे रिलेटेड कोर्स करवाए जाएंगे। इंडिया की पहली गति शक्ति यूनिवर्सिटी है। पहले रेल यूनिवर्सिटी थी, रेल इंस्टीट्यूट था, उसको अपग्रेड कर दिया, रेल इंस्टीट्यूट को अपग्रेड कर दिया और यहाँ पर ये बना दिया, ठीक है? चलिएगा आगे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की ओर। गुजरात के अंदर सभी को पता है नेशनल गेम्स, ठीक है? गुजरात के अंदर नेशनल गेम्स हो रही हैं, ठीक है? ये 27 ऑफ सितंबर से लेकर 10 ऑफ अक्टूबर तक गुजरात के अंदर नेशनल गेम्स, ठीक है? चल गया होगा पता कि नेशनल गेम्स गुजरात के अंदर, और इसका मास्कोट भी याद है ना? गुजरात के जो नेशनल गेम्स हो रही हैं 27 से लेकर 10 ऑफ अक्टूबर तक, इसका मास्कोट भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? चलिएगा जल्दी से आप लोग अपने माइंड में इसका मास्कोट पता है आप लोगों को तो बिल्कुल एक बार रिवाइज कर लो। जैसे डिफरेंट मास्कोट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। उसका बताया था ना, अभी कॉमनवेल्थ हुए थे, कॉमनवेल्थ का पैरी द बुल था, ठीक है? फाइड चेस ओलंपियाड जो तमिलनाडु में हुए थे, 44th फाइड चेस ओलंपियाड तमिलनाडु वाले, उसका क्या रखा गया था? थाम्बी। क्या रखा गया था? थाम्बी। और इसका अपने माइंड में यहाँ पर सोचना, ठीक है? ऐसे ऐसे अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये जब शुरू होंगे ना तो इसकी पूरी डिटेल बता दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर ये पॉइंट आप लोगों को सारे के सारे मास्कोट और ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? अगली क्लास में इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, ये सारे के सारे हमारे नेशनल गेम्स के बारे में, उसमें मैं एक एक मास्कोट अलग अलग से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इतना जरूर याद रखना, मास्कोट इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं एग्जाम के लिए। और गुजरात के बारे में, अहमदाबाद जिसको टाइम्स मैगजीन की लिस्ट में वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस चुना गया है। गुजरात ने सेमीकॉन पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाला पहला स्टेट बना है, ठीक है? तो ये सारी बातें गुजरात के बारे में बता दी गई, ये रिवाइज करवाई है, नई बातें नहीं थी कि सेमीकॉन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ये जो अहमदाबाद है वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस बना है, नेशनल गेम्स गुजरात के अंदर हो रहे हैं, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, ये रिवाइज करवाई है मैंने चीजें, ठीक है? इसके अंदर कुछ नया नहीं था, ठीक है? यहाँ तक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है? कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें कोई मुश्किल आप लोगों को आए, सिंपल सिंपल से सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। इंडियन रेलवे ने कोलैबोरेशन किया अमेज़न के साथ, अमेज़न के साथ कोलैबोरेशन किया टू बूस्ट इट्स डिलीवरी सर्विसेज इन इंडिया बाय ट्रांसपोर्टिंग पैकेजेस इन मोर देन 110 इंटरसिटी रूट्स ensuring 1 to 2 days delivery for its customer। अमेज़न ने ना इंडियन रेलवे के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। क्यों? अब ना अमेज़न के जो डिलीवरी पैकेजेस है वो सारे के सारे बाय रेलवे आ जाएंगे। पहले टाइम लग जाता था, तो अब वो कह रहे हैं कि आसानी से 1-2 दिन में सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचकर कस्टमर को मिल जाए। तो अमेज़न ने इंडियन रेलवे के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया। किसके साथ? इंडियन रेलवेज के साथ। और रेलवे के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं सर? रेलवे के बारे में पुराने न्यूज़ देखें तो आईआईटी मद्रास के साथ रेलवे ने एग्रीमेंट साइन किया है, वैक्यूम में ट्रेन चला रहे हैं, हाइपर लूप सिस्टम,
वैक्यूम में ट्रेन चला रहे हैं, हाइपरलूप सिस्टम। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चली थी जिसका नाम मिताली एक्सप्रेस है। और क्या है यहाँ पर पता चला इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इंडिया की पहली पहली सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन बनाई जा रही है। उसके साथ साथ हमारे देश में थीम बेस्ड ट्रेन चली है, भारत गौरव ट्रेन, जैसे रामा सर्किट में राम भगवान से रिलेटेड प्लेसेस, साईं सर्किट में साईं भगवान से रिलेटेड प्लेसेस, और ट्रेन के अंदर भी फोटोज होंगी, म्यूजिक चलेगा, म्यूजिक मतलब भजन चलेंगे राम जी से रिलेटेड, साईं जी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ये थीम बेस्ड ट्रेन चलाई जा रही है, और ये थीम बेस्ड ट्रेन अभी हाल ही में इंडिया से लेकर नेपाल भी गई है। नेपाल के अंदर सीता माता जी की जन्म स्थली, बर्थ प्लेस हुआ था नेपाल में, जनकपुरी नेपाल में है ना। तो इंडिया से लेकर नेपाल में अभी ये ट्रेन पहली पहली यहाँ पर, मतलब पहली ट्रेन तो इंडिया में चली थी, पहली फॉरेन में जो ट्रेन चली है वो नेपाल में चली है, और उस ट्रेन का नाम भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, और एक और बात रेलवे के बारे में, मेघदूत नाम का अभी हाल ही में एक ऐसा सिस्टम लगाया गया जो वाटर वेपर्स को एयर में कन्वर्ट करता है। वाटर वेपर्स को एयर में कन्वर्ट करने का अभी एक ऐसा गैजेट लगाया गया है मुंबई के रेलवे स्टेशन पर। नाम क्या है? मेघदूत। दोबारा सुन लो रेलवे के बारे में क्या क्या चल रहा है। इंडियन रेलवे ने अमेजोन के साथ एग्रीमेंट साइन किया। सेकंड पॉइंट, आईआईटी मद्रास के साथ रेलवे ने एग्रीमेंट साइन किया, वैक्यूम में ट्रेन चलाएंगे। थर्ड पॉइंट, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चली जिसका नाम मिताली एक्सप्रेस है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन चेन्नई में बनाई जा रही है, गति शक्ति एक्सप्रेस। उसके बाद भारत गौरव ट्रेन चली, थीम बेस्ड ट्रेन, पहली थीम बेस्ड ट्रेन ये जो चलाई गई है वो कोयम्बटूर नॉर्थ रेलवे स्टेशन इन तमिलनाडु से लेकर शिरडी तक चली है, तमिलनाडु से शिरडी तक चली है। और पहली भारत गौरव ट्रेन जो दूसरे देश में भी गई है, ये दिल्ली से लेकर नेपाल तक चली है। ठीक है, दिल्ली से नेपाल तक चली है। और इंडिया में मुंबई रेलवे स्टेशन पर मेघदूत नाम का एक ऐसा अभी गैजेट लगाया गया है जो वाटर वेपर को एयर में कन्वर्ट करता है। ये लिखा है ना, कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, वाटर वेपर को एयर में कन्वर्ट करने का एक ऐसा मशीन लगाई गई है जिसका नाम मेघदूत है। तो ये सारी बातें ए टू जेड रिलेट कर रही थी रेलवेज से। ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ी है। आगे बात करते हैं फिर अगले पॉइंट की और हमारा अगला पॉइंट क्या आता है देखिएगा। अगला जो आता है, अगला न्यूज ये आता है एनपीसीआई। नाम सुना है ना सभी ने? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारे देश में भीम ऐप बनाई, यूपीआई बनाया है ना, और उसके साथ साथ भारत बिल पेमेंट सिस्टम बनाया। ये सारा कुछ एनपीसीआई ने बनाया है। इन्होंने अभी आईआईटी कानपुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। आईआईटी कानपुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे ताकि इंडिया में डिजिटल पेमेंट को और बूस्ट मिल सके। इंडिया में अभी तक तो एनपीसीआई ने भीम ऐप के साथ यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एससीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। अब और भी इम्प्रूव करना चाहता है। रुपए भी इसी ने बनाया, रुपए कार्ड्स, ठीक है, वो भी एनपीसीआई ने बनाई है। अब ये अपने सिस्टम को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर और इम्प्रूव करना चाहते हैं, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। इसी रीजन से हमारे देश में एनपीसीआई ने आईआईटी कानपुर के साथ एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, याद रखिएगा आईआईटी कानपुर। आगे आरबीआई के बारे में चलते हैं। आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये कहता है 56.4% लोग अभी तक बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स टू कनेक्ट द वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद द बैंकिंग एक्टिविटीज। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक के साथ जोड़ना, उसे क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो आरबीआई का ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये बताता है कि अभी तक कितने लोग अब बैंकिंग के साथ जुड़ चुके हैं
56.4%, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली अच्छा चल रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं ओरंग नेशनल पार्क। ओरंग नेशनल पार्क को अभी मिला है सेकेंड एनुअल IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो मिला है वो ओरंग नेशनल पार्क को दिया गया है। और ओरंग नेशनल पार्क है कहाँ पर? आसाम में। याद करो वो ट्रिक जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ओरंग, अरे ओरंग नेशनल पार्क आसाम में है, तो वो ट्रिक क्या था? एक पर्सन, देखो यहाँ पर छोटा सा मैंने ट्रिक बताया था, माना ना मेरी आसाम का काजी करवा दी मेरी शादी ओरंग सेठ के साथ। ये चारों नेशनल पार्क, सबसे पहला यहाँ पर दिख रहा है आपको मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये चारों के चारों आसाम में पड़ते हैं। ठीक है, एक नए भी बने यहाँ पर कुछ, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई, ये भी नेशनल पार्क पटकई, ये भी आसाम में है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, सिर्फ इतना याद रखना है ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है। ओरंग नेशनल पार्क आसाम में है, जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया, इन्होंने मिलकर अभी एक अवार्ड दिया है ओरंग नेशनल पार्क को, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो चुका है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। ओके, याद रखना। आगे आसाम की बात चल रही है। आसाम में कामाख्या देवी टेम्पल है, सभी को पता है कामाख्या देवी टेम्पल आसाम में। आसाम में वुमेन्स के लिए स्वनिर्भर नारी योजना आसाम में चलाई गई है। ठीक है, आसाम के अंदर मिशन भूमिपुत्र जिससे जो लोग हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने के लिए मिशन भूमिपुत्रा नाम की अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्कीम लॉन्च की गई है आसाम ने। तो ये तीनों बातें हो गई आसाम के बारे में। सबसे पहला आसाम का ओरंग नेशनल पार्क को अभी हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड मिला। ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर आसाम में है, स्वनिर्भर नारी स्कीम आसाम की है और मिशन भूमिपुत्रा ये भी आसाम का है। ठीक है, तो ये सारी बातें आसाम से रिलेट कर रही थी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला आता है हमारा जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो एक कनाडा के स्कॉलर हैं, इनको मिला है अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन से डिस्टिंग्विश्ड इंडोलॉजिस्ट फॉर 2022 का अवार्ड। इन्होंने ना भगवत गीता के फील्ड में काम किया। देखो, ही इज अ फाउंडर ऑफ द वैदिक एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट एंड ऑथर ऑफ द भगवत गीता कम्स अलाइव, एक बुक लिखी थी भगवत गीता कम्स अलाइव। और साथ साथ इन्होंने साइंस और आर्ट की फील्ड में काम किया इंडिया में, जिस रीजन की वजह से इनको अभी हाल ही में ये इंडोलॉजिस्ट फॉर 2021 का अवार्ड दिया गया। पर्सन का नाम है जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग कनाडा के स्कॉलर हैं। बस अवार्ड में तो सिर्फ इतना याद रखना है, पर्सन का नाम और कौन सा अवार्ड मिला है, बस इतनी बातें याद रखनी होती है। आगे औरंगाबाद सिटी सभी को पता है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड has announced that Aurangabad has become the first city in India to publish environmental insight exposure data from Google। देखो, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर ना ये गूगल मैप पर दिखा रहा है एयर क्वालिटी कैसी है, कहाँ पर सोलर रूफटॉप लगे हुए हैं, बिल्डिंग एमिशन कितना है, ट्रांसपोर्टेशन एमिशन कितना है। तो ऐसा गूगल मैप के थ्रू ये सारी चीजें चेक हो सकती हैं। ऐसा पहली बार इंडिया के किसी सिटी में हुआ है,
उस सिटी का नाम है औरंगाबाद। तो सिंपल है, इंडिया का फर्स्ट सिटी टू पब्लिश एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोजर डाटा फ्रॉम गूगल। तो गूगल के थ्रू ये एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर डाटा को प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट औरंगाबाद। ठीक है, और औरंगाबाद के बारे में अभी ये न्यूज भी चल रहा था ना, अभी हमारे देश की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने अप्रूव किया, औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज करके संभाजी नगर रख रहे हैं। संभाजी महाराज के नाम पर संभाजी नगर रखा जा रहा है औरंगाबाद का नाम चेंज करके। ठीक है, याद रखना है, औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी के नाम पर रखा जा रहा है। और इंडिया का पहला शहर जिसने एनवायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोजर डाटा जिसका मिल पाएगा गूगल पर, वो भी कौन सा है? औरंगाबाद। तो ये दोनों बातें औरंगाबाद के बारे में। चलो, बराक ओबामा जी की पत्नी की एक बुक का नाम क्या है? द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा जी की बुक है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, द लाइट वी कैरी ये मिशेल ओबामा जी ने लिखी है। उसके बाद आप लोगों ने वो देखा होगा, शार्क टैंक आती थी ना, ये नमिता, ठीक है, नमिता थापर आती थी। नमिता थापर जो शार्क टैंक में जज भी थी, सभी को पता है। ठीक है, तो शार्क टैंक की जज नमिता थापर, और ये कंपनी कौन सी चलाती है? पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की कंपनी चलाती है, ये आप लोगों को जानते ही हो आप लोग सारे के सारे। इनकी बुक आई है द डॉल्फिन एंड द शार्क। द डॉल्फिन एंड द शार्क, स्टोरी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। स्टोरी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, द स्टोरी ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। डॉल्फिन एंड द शार्क, वही शार्क टैंक पर इन्होंने बुक लिख दी है। ठीक है, याद रखिएगा, नमिता थापर, शार्क नाम से कोई बुक है। उसके बाद आता है यहाँ पर सुजय लाल थोयसन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, हैज रिसेंटली अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। देखो, सभी को पता है इंडिया में ना 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। अरे पता है ना, इंडिया में 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो टोटल 7 हैं, उस 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो थी, वो थी क्या है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की बात चल रही है। उसके नए डायरेक्टर जनरल किसे बनाए गए? सुजय लाल को। सुजय लाल के पास आज दो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का चार्ज है। एक तो सशस्त्र सीमा बल, दूसरा आईटीबीपी। ऐसा क्यों? क्योंकि ना आईटीबीपी के चीफ होते थे जिनका नाम था संजय अरोड़ा। ये संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बन गए। जब दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बन गए तो संजय अरोड़ा जी जो आईटीबीपी के चीफ होते थे, वो पोस्ट उनको छोड़नी पड़ी। अब आईटीबीपी की पोस्ट खाली हो गई। अब यहाँ पर हमारे देश की गवर्नमेंट ने कहा, सुजय लाल थोयसन आप दोनों को संभाल लो, एसएसबी भी और आईटीबीपी भी। तो आज की डेट में आईटीबीपी और एसएसबी दोनों का चार्ज किसके पास है? सुजय लाल जी के पास। ठीक है, और ये सारी क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, आईटीबीपी, एसएसबी, उसके साथ साथ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हो गया, उसके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल भी हो चुका है। और वो था ना हमारा, और कौन कौन सी थी टोटल? याद करो, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऐसी टोटल 7 है ना। ठीक है, याद रखना। चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है हमारा ये अपॉइंटमेंट पर इंडिया के नए विजिलेंस कमिश्नर बने सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल इंडिया के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं। सुरेश एन पटेल, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं ना, सारी चीजों की निगरानी रखने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स पर नजर रखने के लिए विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। तो ये बने हैं सुरेश एन पटेल। क्या बने हैं? सुरेश एन पटेल नए सीवीसी बने हैं। और वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया है उगुस्टे टानो कोयुमी को, जो कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बने हैं, इंडिया के कंट्री डायरेक्टर। ठीक है,
इंडिया के कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक में बने हैं ऑगुस्टे, इतना सा याद रख लेना, ऑगुस्टे। ऑगुस्टे वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक के बारे में पता है ना, ब्रिटन वुड्स ट्विंस के थ्रू हमारे देश में दो ऑर्गेनाइजेशन बने थे, एक का नाम हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, याद है ना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी आपको पता है। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, और हमारा अगला पॉइंट क्या आता है देखिएगा। अगला आता है, अगला न्यूज, सरगम कौशल, सरगम कौशल मिसेज इंडिया वर्ड। ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने, जब रिलेट करते हुए 4-5 चीजें मैंने बताई थी, मिसेज इंडिया, मिस इंडिया वर्ड, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सरगम कौशल, सरगम कौशल बनी मिसेज इंडिया वर्ड। ओके, आफ्टर दैट उसके साथ साथ मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड ग्रैंड फिनाले के अंदर, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड ग्रैंड फिनाले जो यूएई के अंदर हुआ, उसके अंदर हाउंट मोंडे, हाउंट मोंडे 2022 की बनी है। ये क्या बनी है पता चल गया, मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड जो बनी है वो बनी है हॉन्ट मोंडे, और यहाँ पर क्या है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड, फर्क है। देखो, ये है मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड और ये है मिसेज इंडिया वर्ल्ड, एक सरगम कौशल है, एक का नाम क्या है, हॉन्ट मोंडे। ठीक है, पता चल चुका है, हॉन्ट मोंडे बनी है। उसके साथ साथ आगे बात करें, मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है, सिनी शेट्टी, मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी। तो याद रखना है ये सारी बातें, सरगम कौशल मिसेज इंडिया वर्ल्ड, उसके साथ साथ हॉन्ट मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी, और भी मैंने प्रीवियस क्लास में इकट्ठे बता दी थी आपको। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, फॉर्मूला 1 रेस, रेड बुल की गाड़ी चलाने वाले मैक्स वेरस्टप्पन ने जीता हंगेरियन ग्रैंड प्री, हंगेरियन ग्रैंड प्री किसने जीता है, मैक्स वेरस्टप्पन ने। कहां से है, नीदरलैंड से है। ठीक है, और पता है ना, ये सारे ग्रैंड प्री होते हैं, ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस, ग्रैंड स्लैम टेनिस के होते हैं, और एक और कौन सा था, ग्रैंड मास्टर जो चेस के होते हैं, ग्रैंड मास्टर चेस के, ग्रैंड स्लैम टेनिस के, और ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस। और इस साल की जो भी हुई, मैंने एक लिस्ट बना दी है यहाँ पर, सबसे ज्यादा मैक्स नहीं जीती है। देखो ये भी मैक्स 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 मैक्स, ये मोस्ट ऑफ द मैक्स ने जीती है। तो आप लोग एक बार मैक्स का नाम याद रख लोगे तो अपने आप हो जाएंगी। अगर बची हुई की बात करें तो वो जीती हैं किसने, कार्लेस ने। ठीक है, चार्लेस 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 चार्लेस, और उसके बाद है चार्लेस। देखो इसके बाद जो बचती हैं सिर्फ और सिर्फ बचती है कौन सी, 1 और 2, सर्जियो पेरास और कार्लोस, ये बचते हैं, 2 को याद कर लेना। और बाकी जब भी ऑप्शन लगाओगे तो 50-50 तो ठीक हो ही जाएगा, 2 के नाम याद हो जाए तो। हमारा चार्लिस और मैक्स, 2 के नाम याद कर लेना। सारी मोस्ट ऑफ द 16-17 हो चुकी है, मोस्ट ऑफ द इन्होंने जीत ली है, इन्होंने जीत लिए, 2 के नाम याद रखना। बाकी 50-50 में जहाँ किस्मत काम आई तो वो लगाना पड़ेगा, 50-50 तो हो ही जाएगा अगर सिर्फ 2 के नाम याद हो गए तो। चलो डेज पर बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वीक या डेज। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 ऑफ अगस्त, जिसका थीम था एजुकेट एंड सपोर्ट, एजुकेट एंड सपोर्ट। ठीक है, आगे हिरोशिमा डे, सभी को पता है, 2 बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, यहाँ पर जापान के 2 शहरों पर यूएसए के द्वारा बम गिराए गए थे, 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, 6 ऑफ अगस्त और 9 ऑफ अगस्त को। 6 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे, 9 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। कौन सा डे, नागासाकी। और इन बॉम्ब के नाम भी याद रखने हैं, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय जो गिराया गया था, लिटिल बॉय जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर,
और फैट मैन जो गिराया गया था वो नागासाकी पर, लिटिल बॉय जो गिराया गया था वो हिरोशिमा पर, फैट मैन जो गिराया गया था वो नागासाकी पर। ठीक है, 2 बॉम्ब गिराए गए थे, आज भी उसका इफेक्ट वहां पर देखने को मिलता है। तो जिन लोगों ने वहां पर अपनी जानें दी थी उनको सहानुभूति देने के लिए ये डे मनाए जाते हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 9 अगस्त नागासाकी डे। बॉम्ब के नाम लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब थे। आगे आपको वो याद है इंडिया में पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? 1974 में, याद है ना? वो किसने करवाया था न्यूक्लियर टेस्ट? इंदिरा गांधी जी ने। उसका नाम याद है? स्माइलिंग बुद्धा। वो भी याद रखना होगा। स्माइलिंग बुद्धा पहले न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था इंडिया में वो था। और दूसरा करवाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, परमाणु। और ये इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। याद आ गया, ऑपरेशन शक्ति। दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया में हुआ था ऑपरेशन शक्ति। पहला न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया में हुआ था वो कौन सा था? वो था स्माइलिंग बुद्धा। दोनों बॉम्ब के बारे में पता चल गया, दोनों टेस्ट के बारे में पता चल गया। ठीक है, आगे जेवेलिन डे सभी को पता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है जेवेलिन डे। नीरज चोपड़ा जी इस दिन गोल्ड मेडल जीत कर आए थे लास्ट ईयर ओलंपिक किसमें? ओलंपिक्स में, जिस कारण से 7 अगस्त को जेवेलिन डे मनाया जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को इतने पॉइंट क्लियर है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों के लिए एक पॉइंट छोड़कर जा रहा हूँ। ये बताना है 7 अगस्त को जेवेलिन डे के साथ साथ एक और डे भी बनाते हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ, हैंडलूम डे भी होता है। हैंडलूम डे भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हैंडलूम डे और जेवेलिन डे दोनों के दोनों डेज 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं अगस्त वीक 1 के। अच्छे तरीके से समझिए, आप लोग देखिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन करता हुआ मैंने बताया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।